हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, राइट। और पहले हम बात कर चुके हैं लाइक द फंडामेंटल राइट्स, द सिटीजनशिप, द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। और उसके अलावा पिछले लेक्चर में अगर आपको याद होगा, वी डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव पर्टिकुलर मीन्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं डिस्कस किया, वो आज डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। चलिए, सो इंडियन पार्लियामेंट, जनरली जो टर्म यूज की जाती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ लेजिस्लेचर। जब हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर मीन्स हम विधान परिषद, विधानसभा या इस उस पिलर की बात कर रहे हैं जो लॉ बनाता है, लेजिस्लेट करता है। जब हम बात करें यूनियन, इसका मतलब याद रखिएगा हम सेंटर गवर्नमेंट की बात कर रहे होंगे। अगर ये स्टेट होता तो यहाँ स्टेट लिखा होता। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो वहाँ लिखा जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। और स्टेट लेजिस्लेचर में हम विधानसभा की बात करेंगे, राइट। ये 79 क्या है, ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ये लिखा हुआ है कि यूनियन लेजिस्लेचर के कौन कौन पार्ट हैं, कौन कौन उसका हिस्सा है। नंबर वन प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि प्रेसिडेंट तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी था, यहाँ पे कैसे आ गया, दोनों जगह पे है, याद रखिएगा। फिर आता है राज्यसभा और तीसरा आता है लोकसभा। राज्यसभा को आपको पता है, वी ऑल्सो कॉल इट काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। अब अगर इसको थोड़ा सा समझे नॉमेनक्लेचर को, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या है, लोगों द्वारा चुना गया। इसका मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्ट लोगों से इलेक्ट होके आते होंगे, उनको आप डायरेक्ट इलेक्ट करते होंगे। और यहाँ पे क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे कौन इलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, ये फर्क है। तो अगर अब क्वेश्चन बनता है यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट कौन कौन है, इट इज द प्रेसिडेंट, इट इज द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा, ये तीन हैं। हाँ, प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये आपको पता ही है, वैसे हमने डिस्कस किया था। बट ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। उसकी क्वालिफिकेशन मींस क्राइटेरिया वो पूरा करता हो कि वो एमपी बन सके, बट वो एमपी नहीं होना चाहिए, इसका ऐसे मतलब है, सिंपल। तो चलिए, प्रेसिडेंट हम बात कर चुके हैं, तो राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे। राज्यसभा, तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में इलेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिनको 6 साल के लिए जो विधानसभाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर है या लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो इलेक्ट करके भेजती हैं। ऐसे याद रख लीजिए। क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। तो एक पंजाब स्टेट, एक हरियाणा स्टेट है, तो यहाँ पे जितनी राज्यसभा की सीट होंगी, यहाँ पे जितनी राज्यसभा की सीट में पंजाब और हरियाणा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 हैं और यहाँ पे मान लीजिए 5 हैं, तो ये 7 यहाँ से एमपी राज्यसभा के लिए इलेक्ट होके जाएंगे, ठीक है। कहाँ से, पंजाब और हरियाणा से। अब ये वोट कौन डालेगा, हम नहीं डालेंगे, जो यहाँ के एमएलएज हैं जो विधानसभा में बैठते हैं, और हरियाणा के एमएलएज हैं जो विधानसभा में बैठते हैं, वो वोट कास्ट करेंगे और वो चुन के किसी को कहाँ भेजेंगे, राज्यसभा में भेजेंगे। तो हर जगह से यहाँ 7 लोग आएंगे, यहाँ से 5 लोग आएंगे, तो ऐसे हर जगह से लोग आते हैं। सो राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो यहाँ से लोग आए पंजाब से, वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इस हरियाणा से है वो हरियाणा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी या कह लीजिए उस लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जैसे कि लोकसभा में किया जाता है। और कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा 6 साल। ये 6 साल इसलिए बात की जा रही है क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, राइट। हमें लगेगा एग्जाम में 6 कैसे हो गया, सभी तो 5 के लिए होते हैं। चलिए, दूसरी बात खास ये है, इट्स अ परमानेंट हाउस नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, सबकी एक लिमिट होती है कि लोकसभा कितने साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए। कोई अपनी सीट पे कब आता है, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, हर एक का पीरियड है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, यानी कि कभी खत्म नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा लोकसभा को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व हो गई है, फिर नई सरकार बनेगी, नए इलेक्शन होंगे, सब कुछ नया होगा। राज्यसभा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, राज्यसभा हमेशा रहेगी रहेगी। उसमें क्या होता है कि मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं, किस तरह से, कि उसके इलेक्शन कुछ इस तरह से होते हैं कि उसके जो 1/3 मेंबर, यानी कि 33% मेंबर
हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं तो उनकी इलेक्शन करने पड़ते हैं, और इस तरह से एक रोटेशन चलता रहता है। तो लोग जाते रहते हैं और आते रहते हैं, तो हमेशा वहां पे कह लीजिए 2/3 मेंबर हमेशा होंगे ही होंगे। तो ये चीज थोड़ा समझ लीजिएगा, डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अदरवाइज वीडियो को पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए, यू विल गेट इट राइट। कुछ नहीं है इसमें ऐसा। सो ये एक समझने की बात है। जो लास्ट सेंटेंस है, ये राज्यसभा है, इट रिप्रेजेंट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कैरेक्टर क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना। तो वहां पे क्या है, सेंटर स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे जो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन सेंटर में कौन कर रहा है? ये राज्यसभा के मेंबर कर रहे हैं, ऐसे है। फिर आता है कंपोजिशन, कौन लोग इसमें हैं? जो भी हमने बात की वही है और कुछ नहीं है। कि जो इसमें कौन होगा? नंबर 1, काउंसिल ऑफ स्टेट में सबसे पहले होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। ये हमने बात की, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कैसे आएंगे वो? इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कि वो इलेक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा? एमएलए के द्वारा। एमएलए कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर है ऑफ द एल मींस लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये वो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स के जिनको एमएलए इलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे प्रेसिडेंट को किया जाता है, कुछ उस तरह का है। इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये नहीं याद रहता कोई चक्कर नहीं, बस आप समझ लीजिए एमएलए इलेक्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं ये हमारे द्वारा। तो उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूटीज। अब ये कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पे स्टेट लिखा है, यहाँ पे यूटीज। सिंपल सा है, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जहां पे विधानसभा है, वो लोग या वहां के एमएलए इनको इलेक्ट करेंगे। चाहे वो दिल्ली है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, बट वहां पे क्या है? वहां पे विधानसभा है। तो इसलिए स्टेट से भी आएंगे तो यूटी से भी आएंगे, है ना। उसके अलावा यहाँ पे खास चीज होती है, तीसरा याद रख लीजिए, यहाँ पे 12 मेंबर हैं जिनको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट नहीं किए जाते, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना होता है। जहां पे प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड का, वो फील्ड मेंशन किए हुए यहाँ पे, सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया था कि इन लोगों को राज्यसभा में बिठा दिया जाए, ताकि एक डाइवर्सिटी जो है, एक स्पेशलाइजेशन जो है, वो दोनों चीजें आ सके। तो कौन लोग हो सकते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज है या एक्सपीरियंस किस चीज का? एक लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट का, या सोशल सर्विस का। तो ये 4 स्फीयर हैं, 4 फील्ड हैं, जहां के लोग जिनको स्पेशल नॉलेज हो या एक्सपर्टीज हो या एक्सपीरियंस हो, उनको यहाँ पे बिठा दिया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, और वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। यहाँ की जो स्ट्रेंथ है अभी, कंस्टिट्यूशन का था 250, यहाँ पे 245 हैं अभी, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड है और 233 जो इलेक्ट होके आते हैं। ये तो एक नंबर है जो आपको वैसे आइडिया होना चाहिए। रफली कह लीजिए 250 हैं, एक्चुअल में 245 हैं वहां पे, राइट। फिर कि क्वालिफिकेशन क्या होती है राज्यसभा के मेंबर की? यहाँ हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, यह क्राइटेरिया कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो यही होता है, वो 30 साल सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये नंबर 1 है। दूसरा, उसकी एज जो 30 और अबव होनी चाहिए। अभी ये देखिए, प्रेसिडेंट की क्या थी? प्रेसिडेंट की थी 35, इसकी क्या है? 30 है ना। यानी कि एक राज्यसभा का मेंबर प्रेसिडेंट बन सकता है, हाँ, अगर उसकी उम्र 35 से ऊपर। then he must be an ordinary citizen registered voter in the state or UT from where he is intended to be chosen। कि वो क्या होना चाहिए? एक वोटर भी होना चाहिए। ऐसा ना वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं उसका, तो कैसे वो लड़ेगा इलेक्शन? और ये है कि जहां से वो लड़े वहां का होना चाहिए। अब ये वैसे रिलैक्स कर दिया गया है। और नंबर 4 क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमेशा रहेगा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के टाइम में। फिर यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कौन है? 2 है यहाँ पे, एक होता है चेयरमैन और दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है? अब ये बताने की जरूरत नहीं है, जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये हमने कल बात की थी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन ऑफिस, ही वुड बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो जो भी वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो यहाँ का चेयरमैन रहेगा। और जो भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स होंगी, राज्यसभा जो भी काम करती है, तो उस टाइम उनको प्रेजाइड कौन करेगा? किसकी प्रधानगी में होंगी वो? किसकी प्रेसिडेंटशिप में होंगी या किसकी चेयरमैनशिप में होंगी? वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चेयरमैनशिप में होंगी, राइट। कंडीशन क्या है उस टाइम? वो एज अ प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए।
कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली पड़ा है और वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, तब वो एज ए चेयरमैन एक्ट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तो एक तो चेयरमैन हो गया, और चेयरमैन हमेशा कई बार होता है कि चेयरमैन बिजी है, चेयरमैन छुट्टी पे, चेयरमैन नहीं है, तो उस कंडीशन के लिए एक और पोस्ट रखी हुई, वो है डिप्टी चेयरमैन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट है, बट जो डेप्टी चेयरमैन है वो वहीं का होगा। वहीं का मतलब राज्यसभा का ही एक मेंबर होता है, जिसको राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करके अपने में से ही किसी एक को बिठा देते हैं, उसको डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है। अब उसकी ड्यूटी क्या है कि जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा यानी कि चेयरमैन नहीं होगा, तो वो प्रेजाइड करेगा हाउस को। और अगर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं रहता है, तो फिर वो डिप्टी चेयरमैन भी नहीं रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। उसके अलावा वो रिजाइन कर सकता है ऑफिस से, यस कर सकता है। किसको एड्रेस करेगा अपना रिजाइन? टू द चेयरमैन लिखेगा जी वो, और उसको फिर क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, राइट। 14 दिन का नोटिस देके, पर तब तक क्या होगा? वो राज्यसभा का पर वो राज्यसभा का मेंबर रह सकता है। अब ये हम दो चीज हैं कि डिप्टी चेयरमैन जो है उसने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, तो एज अ डिप्टी चेयरमैन रिजाइन किया उसने, नॉट एज अ राज्यसभा का मेंबर, यानी कि एमपी। एमपी वो रहेगा पर डिप्टी चेयरमैन नहीं रहेगा, राइट। और उसकी ड्यूटी उसके अलावा क्या है? चेयरमैन का काम करना, अगर चेयरमैन नहीं है तो। एक चीज याद रख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है इससे, कि अगर इनको हटाने के लिए, चेयरमैन या डेप्टी चेयरमैन, इनको हटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन या बिल पास किया जा रहा है, तो उस टाइम वो वहां पे उस सदन को, उस असेंबली को प्रेजाइड नहीं करेंगे। फिर वहां पे कौन चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बैठा होगा? प्रेजाइड कौन करेगा? जिसको भी राज्यसभा खुद डिसाइड करे, उसको बिठा देंगे वो लोग। फिर आता है राज्यसभा जो बनी है, इसकी पावर क्या है? क्योंकि राज्यसभा ऐसा हमें नहीं नजर आती, क्योंकि सारा काम जो है वो लोकसभा करती है। राज्यसभा का फिर इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि राज्यसभा की उतनी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें नहीं दिखती, कि जो लॉ बनाना है वो ज्यादा पावर लोकसभा के पास है। तो हम देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा इन दोनों के पास क्या है? किसी भी बिल को, पर्टिकुलरली कौन से? जो ऑर्डिनरी बिल हैं, आम साधारण बिल है। बिल क्या होता है? कि जब कोई लॉ बनाया जाता है, कुछ भी करना है अगर सरकार ने, तो वो पास किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा। तो पास करने के लिए किसी पेपर पे तो लाया जाएगा, उसी को रेजोल्यूशन या बिल बोलते हैं। और बिल कई तरह के होते हैं। एक होता है साधारण बिल, यानी कि ऑर्डिनरी बिल। एक होता है जिसमें पैसा विड्रॉ करना है, तो वो होता है मनी बिल। एक होता है पैसे के साथ साथ पॉलिसी की बात की जाती है, वो होता है फाइनेंस बिल। तो तीन तरह के हैं। तो अगर ऑर्डिनरी बिल है, तो राज्यसभा के पास पावर है उसको स्टार्ट कर सके, यानी कि जितनी पावर यहाँ लोकसभा की उतनी है राज्यसभा की भी है, ऐसा है स्टार्ट करने में, राइट। बट अगर कोई बिल है जहां पे उन्होंने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो वहां पे इक्वल पावर है। किस चीज के लिए? उसको स्टार्ट करने में तो लोकसभा स्टार्ट कर सकती है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं, या राज्यसभा भी स्टार्ट कर सकती है ऐसे बिल को। और अगर पास करना है तो वहां भी इसकी पावर जो है इक्वल है, कि अगर राज्यसभा ने मना कर दिया कि बिल नहीं पास होगा, तो नहीं होगा। और अगर राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने मना कर दिया कि नहीं पास होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा बराबर हो जाते हैं। ये चीज समझने वाली है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको, क्योंकि ये चीजें शायद अगर आपने नहीं पहले पढ़ी हैं, तो अगर आपने पहले थोड़ा सा इनके बारे में सुना हुआ है, आप समझते हैं इन चीजों को, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है ये, है ना। फिर अगर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए रेजोल्यूशन, यानी कि मोशन जो वो स्टार्ट करना है, उसको इनिशिएट करना है और उसको पास करना है, तो वहां पे भी इसकी पावर जो है बराबर है। वहां पे भी लोकसभा और राज्यसभा बराबर है। हम बेसिकली देख रहे हैं कि राज्यसभा पावरफुल कब है? जब वो बराबर है लोकसभा की। तो कब कब है? जब ऑर्डिनरी बिल को स्टार्ट करना है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बिल को स्टार्ट करना है या पास करना है, जब प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो मोशन पास किया जा रहा है वो शुरू करना है या उसको पास करना है, तो वहां पे भी इक्वल पावर है। अगर इन्होंने मना कर दिया कि प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जाना चाहिए, तो वो नहीं होगा। अगर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं इनिशिएट होना चाहिए, वो नहीं इनिशिएट होगा। उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, तो वहां भी इनकी इक्वल पावर है, किसके? लोकसभा के बराबर। अगर कोई लड़ाई
डिक्लेयर करनी है, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तो उसमें भी इनकी पावर इक्वल है। तो ये पावर है इसकी, यानी कि कोई वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं ये, लोकसभा के बराबर पावर है वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर करने में, इम्पीचमेंट करने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, या जजेस की रिमूवल करने में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो पास करने में या उसको इनिशिएट करने में, और ऑर्डिनरी बिल में उसको इनिशिएट करने में, राइट। फिर आता है जी लोकसभा। लोकसभा आपको पता ही है, लोगों की सभा, हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, कहाँ से? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए उसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। वो लोगों को, भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी को सेंटर में रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 552 मेंबर होनी चाहिए, जिसमें से 530 जो है ये स्टेट के होने चाहिए, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज के। दो कहाँ गए? दो होते हैं एंग्लो इंडियन, पर अब इसको हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन वो है जो ब्रिटिशर से या अंग्रेज यहाँ पे रहा करते थे। आजादी के बाद अंग्रेज चले गए, पर उनके जो डिसेंडेंट थे बहुत सारे लोग, वो नहीं गए, वो यहीं रह गए और जनरेशन से यहीं रह रहे हैं। उनको इंडिया अच्छा लगा होगा, तो वो अब कौन है? उनको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। कि एंग्लो मीन्स अंग्रेज, इंडियन क्योंकि वो इंडियनाइज हो चुके, इंडियन सिटीजन है। टेन्योर ऑफ द लोकसभा, अब यहाँ पे हम टर्म की बात करें, टेन्योर की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में हमने कहा था वो परमानेंट हाउस है, इसके बारे में कह रहे हैं 5 साल के लिए इसको इलेक्ट किए जाता है। इनका जो टर्म है वो 5 साल की है, पर उससे पहले खत्म हो सकती है। यस, इट कैन बी डिसॉल्व। कंडीशन हो सकती है, कंडीशन है कि क्या कंडीशन है? अगर कोई कंडीशन है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। 5 साल से कम भी हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कब? अगर इमरजेंसी लगे, कौन सी? नेशनल इमरजेंसी लगे। कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितने टाइम के लिए? 1 ईयर एट ए टाइम, एक बार में 1 साल के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और अगर मान लीजिए इमरजेंसी हट जाती है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज है जी। फिर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है? पहला तो वही है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज दूसरी जो है वो यहाँ पे कम हो गई है, 25 हो गई है। तो यानी कि राज्यसभा के लिए एज है 30, लोकसभा में जाने के लिए आपको चाहिए एज 25। तो 25 साल का पर्सन जो है वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। और लोकसभा का मेंबर जो बन सकता है वो मिनिस्टर भी बन सकता है। वैसे राज्यसभा का मेंबर भी मिनिस्टर बन सकता है ना, तो कोई बन सकता है, बट एज जो मिनिमम बनती है वहां से यहाँ 25 बनती है, इसका मतलब। फिर रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो। ये तो बहुत आसान सा है, बस कंफ्यूजन कहाँ आती है? एज में। बस एज का ध्यान रख लीजिएगा। ओथ, देखो जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट के, एमपी जब हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में अब आपको पता है कौन आता है? तो लोकसभा भी उसमें है और राज्यसभा दोनों ही है। अब इनको ओथ कौन दिलाता है? इनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाएगा, या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन दिलाएगा। और यही अगर विधानसभा होते तो वहां पे हम गवर्नर की बात कर रहे होते। वेकेशन ऑफ द सीट, ये सीट खाली हो सकती है एमपी की। हाँ होगी ना, वो टर्म पूरी हो जाए तभी तो, है ना। तो उसके अलावा क्या हो सकता है? एक है कि अगर उसने इलेक्शन लड़ा किसी ने, लोकसभा और राज्यसभा और दोनों जगह जीत गया, तो उसको एक सीट खाली करनी पड़ेगी, तो एक सीट ऐसे खाली हो सकती है। दूसरा, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए कि भाई तुमने ये चीजें गलत की हैं, उस वजह से तुम्हें यहाँ सदन से निकाला जाता है, तुम इसके लायक नहीं हो। या फिर वो लिख के रिजाइन कर दे कि मैंने छोड़ना है हाउस। उसके अलावा कंडीशन होते हैं कि अगर वो एब्सेंट रहे कितने दिन तक? 60 डेज से ज्यादा। 60 डेज है, 2 महीने नहीं बोलेंगे। और बिना परमिशन के, कि बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के वो 60 दिन से ज्यादा अगर एब्सेंट रहता है, तो उसकी सीट जो है वो वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी, खाली डिक्लेयर कर दी जाएगी, राइट। फिर जो हमने बात की कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड पे किया जा सकता है? वो ग्राउंड क्या है? पहला, कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, या उसका जो माइंड है वो अनसाउंड हो चुका है ना, या कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया है, या वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब दिवालिया हो चुका है, जिसको कहते हैं ना पागल या दिवालिया ना हो, पागल हो गया दिवालिया हो गया, ऐसा कुछ है।
या उसने सिटीजनशिप छोड़ दिया, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या बाहर की कोई सिटीजनशिप ले ली है, या कोई ऐसा कानून है जो सरकार ने मैंने उसके तहत उसको डिस्क्वालिफाइड किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो भी हो सकता है भी नहीं हो और कानून उनके लिए भी ना बना बाद में बन जाए, या फिर डिफेक्शन के ग्राउंड पे भी उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। डिफेक्शन क्या है, हमने बात की थी जब हमने शेड्यूल की बात की थी, 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है डिफेक्शन के बारे में। एंड दिस इज दल बदलना, डिफेक्ट कर जाना, अपना दल छोड़ के, अपनी पार्टी छोड़ के, पार्टी ए छोड़ के पार्टी बी में चले जाना है। फर्क क्या है पार्टी ए से बी में जाने में, कि इलेक्शन लड़ा किसी ने, वो एमपी बन गया, और एमपी बनने के बाद दूसरी पार्टी से ऑफर आया तो अपनी पार्टी से रिजाइन करके इस पार्टी में चले गए, पार्टी बी में। तो इसको कहते हैं दल बदलना, डिफेक्शन कर जाना। और डिफेक्शन के लिए जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है कि अगर डिफेक्शन ऐसा होता है तो उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, इसका मतलब उसको मेंबरशिप से निकाला जा सकता है। कब तक के लिए, अगले इलेक्शन के लिए वो हाउस में यानी कि लोकसभा राज्यसभा में नहीं बैठ सकता। इतना स्ट्रिक्ट है ये। यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है, यहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। राज्यसभा में कौन था, चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन। चलिए स्पीकर कौन है, सो चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। और ये दोनों आते कहाँ से हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो मेंबर है लोकसभा के यानी कि एमपीज हैं, वही इलेक्ट करते हैं जब भी कोई नई लोकसभा बनती है इलेक्शन के बाद, है ना। चलिए, अब जो भी हाउस में होगा उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना, उसके प्रिविलेजेस जो हैं अश्योर करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर की हो जाती है। और अगर स्पीकर नहीं है तो उसकी जगह पे उस दिन कौन काम करेगा, डेप्टी स्पीकर काम करेगा। अब ये कब तक है इसका ऑफिस, वैसे तो है जब तक लोकसभा है, 5 साल के लिए। बट अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जब तक नई लोकसभा नहीं आती तब तक पुराना स्पीकर ऑफिस में बैठा रहेगा, वो नहीं जाएगा जी। इनको हटाया जा सकता है, यस। कैसे हटाया जा सकता है, अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे एक इफेक्टिव मेजोरिटी से, और उनको उससे पहले 14 दिन का नोटिस भी दे दे, नोटिस दे के उनको रेजोल्यूशन करके हटाया जा सकता है। और ये बात याद रखेंगे आप हमेशा कि जब उनको हटाने के लिए मोशन पास किया जा रहा है, रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, तो वो हाउस को प्रेजाइड नहीं करेंगे, यानी कि वो चेयरमैन या प्रेसिडेंट बन के नहीं बैठेंगे। इनकी एक खास बात है, एक खास पावर है इनके पास, कि जब पार्लियामेंट में बिल पास किया जाता है, लोकसभा में पर्टिकुलरली, तो बिल जो है मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दूसरा मैंने आपको बताया मनी बिल, मनी के बारे में जिसमें मैटर है सारा, और एक है फाइनेंस बिल, है ना। फाइनेंस बिल, कि अगर ये कौन डिसाइड करेगा कौन सा बिल कौन सा है ना, कि ऑर्डिनरी है, फाइनेंस है, मनी है। तो ये डिसाइड करना स्पीकर की पावर है। अगर स्पीकर ने कह दिया ये बिल मनी बिल है तो है, नहीं है तो नहीं है, और उसका डिसीजन फाइनल होगा, उस पर कोई प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल मिनिस्टर की ऑब्जेक्शन नहीं होगी जी। चलिए, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। अब जो लोकसभा राज्यसभा जब बन के आती है तो एक मोटा मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ये अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। इसमें करीब 545 लोग हैं और इसमें करीब 245 लोग हैं, कुछ कुछ ऐसा ही है आज की डेट में। यहाँ पे जो है वो भी एमपी है, यहाँ पे जो वो भी एमपी है, फर्क है ये लोकसभा के एमपी, ये राज्यसभा के एमपी हैं। तो जब इलेक्शन होता है, हम देखते हैं इनका इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, तो वहां से हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ लोगों को मिनिस्टर्स बनाया जाता है उन्हीं एमपीज में से। तो जो एमपी थे उनमें से बन गए कुछ मिनिस्टर। अब वो चाहे ये वाले एमपी हों चाहे ये यहाँ से भी लिए जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो जो मिनिस्टर बनेंगे, कुछ सारे लोग बनेंगे, यानी कि 70-80 हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उस ग्रुप को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सीओएम लिख देते हैं हम, सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, राइट। तो ये क्या है, ये है सरकार एक्चुअल में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एमपीज में से जो हमने गवर्नमेंट बनाई, जिनको मिनिस्टर अपॉइंट किया गया जिस एमपी को, और उस ग्रुप को हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, सिंपल ही है।
और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है उसका जो हेड होगा उसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर। वो उनमें से प्राइम है यानी कि प्रधान है बाकी मंत्रियों में से, इसलिए उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और कौंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, कितने तरह के मंत्री होते हैं वो बात कर लेते हैं हम। ठीक है। अब इसमें एक चीज और याद रख ले, जो यहाँ पे मिनिस्टर बना है, मैंने कहा लोकसभा का हो सकता है, मैंने कहा राज्यसभा का भी हो सकता है। यस, ऐसा होता रहा है। जो मनमोहन सिंह थे वो लोकसभा से नहीं इलेक्ट होके आते थे, वो राज्यसभा इलेक्ट होके आते थे। तो राज्यसभा का मेंबर होने के बावजूद भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बने। और एक चीज यहाँ पे खास याद रख लीजिए कि मिनिस्टर जो किसको बनाया जा सकता है, मिनिस्टर किसी को भी बनाया जा सकता है, चाहे वो एमपी नहीं भी है तब भी आप लोगों को भी बनाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर। और कंडीशन ये है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ्स एमपी बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा का बन जाए या राज्यसभा का बन जाए। अगर नहीं बन सकता तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर वो बन पाया तो कंटिन्यू कर सकता है एज अ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट, और ऐसा होता रहा है कितनी बार। चलिए सबसे पहले हम बात करें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। जो संविधान है उसका आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है ये कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज द हेड। राइट, और किस लिए होगा? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, उसको सलाह देने के लिए क्या होना चाहिए? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसका जो इंचार्ज है वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ये आर्टिकल कहता है जी, संविधान कहता है ये हमारा। फिर ये इनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा? सिंपल सा है कि हम कहते हैं इलेक्शन हुआ प्राइम मिनिस्टर का, नो, इलेक्शन होता है एमपी का। अब ऐसे समझ लीजिए, जो एमपी हमने बात की अभी, बहुत सारे एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा के। तो इनमें से जो मेजॉरिटी होगा, एक पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी सबसे ज्यादा सीट्स हैं, उसका जो लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। ये राष्ट्रपति की मर्जी है किसको करना है, उसको करे या किसी और को करे। अब ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये एक लिस्ट तैयार करेगा कि वो किस किस को मिनिस्टर बनाना चाहता है। वो लिस्ट जो है वो दी गई किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उस लिस्ट में जिसका नाम होगा, किसका होगा? एमपीज का होगा ऑब्वियसली, उनको क्या कर देगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा। तो ऐसे कहेंगे प्रेसिडेंट पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अपॉइंट कर रहा है, इलेक्ट नहीं कर रहा। राइट, ये याद रखिएगा। एमपी जो है वो इलेक्ट होके आता है और उसमें से फिर एमपीज में से एक को अपॉइंट किया जाता है एज मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट पहले प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट कर देगा, फिर प्रेसिडेंट बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जिसको प्राइम मिनिस्टर कहेगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये अब क्या बन जाएगा फिर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and other minister are appointed by the president but on the advice of the prime minister, है ना। और जैसे जैसे काउंसिल ऑफ इंडिया बनती है वैसे वैसे ये प्राइम मिनिस्टर बाकी लोग शपथ लेते हैं। ठीक है, कि जो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है, जो मैंने अभी बात की, जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, यस, पर 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए नहीं, उसको एमपी बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। फिर जो एमपी है या मिनिस्टर है उसकी एक प्रिविलेज है उसके पास कि अगर वो लोकसभा का है तो वो राज्यसभा में, राज्यसभा का है तो वो लोकसभा में जाके बैठ के बोल सकता है। इज अ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस, कि दोनों एक दूसरे के हाउस में जाके बैठ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर क्या है, वोटिंग जब होगी किसी बिल को पास करने के लिए तो वो वोट नहीं कास्ट करेगा अपनी, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। चलिए फिर आता है कंपोजिशन। तो कितने मिनिस्टर्स होते हैं, कितने लोगों को बनाया जाता है? पहले होता था खुश करने के लिए बहुत सारे, 100 100 बना देते थे। फिर 2004 में एक अमेंडमेंट की गई, 91st टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, जिसमें क्या कर दिया गया कि भाई जो इसकी लिमिट है वो 15% कर दी जाए। 15% किसका? कि जितने भी मेंबर हैं, नंबर ऑफ द एमपीज इन द लोअर हाउस, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, कि लोकसभा में जितने मेंबर हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 नहीं हो सकते। तो 545 का 15% कितना हो गया? 75, और 15 × 75 कितना? रफली कह लीजिए 80 आप कह लीजिए। तो इससे ज्यादा आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की या मंत्रिमंडल की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होनी चाहिए।
फिर जो मंत्री कितने तरह के होते हैं? मंत्री कई तरह के होते हैं, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है स्टेट मिनिस्टर, एक होता है डेप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, मेन तीन तरह के। एक चौथे हुआ करते थे जो अब नहीं होते, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये अब नहीं होते जी, पहले हुआ करते थे। कुछ कुछ स्टेट में हो सकता है होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं अभी। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है, जो किसी भी डिपार्टमेंट मिनिस्टर का हेड होगा, और ये इंडिपेंडेंट काम करेगा, ये किसी के अंडर काम नहीं करता, और ये कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो जितने भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, ये वो सारी अटेंड करते हैं, तो इसलिए इनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। दूसरा था मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये कैबिनेट से रैंक में लोअर है, और उसको हेल्प करने के लिए जनरली इसको अपॉइंट किया जाता है। बट जो सारी सैलरी वगैरह है इसकी, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। हाँ, पर ये है कि इनको चार्ज जो है जनरली इंडिपेंडेंट नहीं दिया जाता है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर है कौन सा? फाइनेंस का, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस का, वो फाइनेंस का इंचार्ज नहीं होगा, उसके एक विंग का इंचार्ज हो सकता है। राइट, कि अलग अलग विंग्स होते हैं मिनिस्ट्री के, तो उसको एक विंग का इंचार्ज दिया जा सकता है। और ये कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे जब तक इनको बुलाया ना जाए। तीसरे जो है वो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। ये इनको इंडिपेंडेंट काम नहीं दिया जाता, सिर्फ जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, और ये कैबिनेट की मीटिंग कभी अटेंड नहीं करते। इनकी जो सैलरी है कैबिनेट मिनिस्टर से थोड़ी सी कम होती है। पावर क्या होती है इनके पास? पावर सिंपल सा एक बड़ा सा याद रख लीजिए, छोटा क्यों याद रखेंगे हम, है ना? कि जितनी भी पॉलिसी हैं हमारे देश की, उनको बनाना और उनको लागू करवाना, फॉर्मुलेट करवाना और इम्प्लीमेंट करवाना उन्हीं की ड्यूटी है, इन्हीं की पावर है। जो बजट है वो यही बनाते हैं, यही पास करवाते हैं। जो दूसरे मुल्कों के लिए हमारी पॉलिसी बनानी है, नई स्टेट कोई हमने बनानी है, एडवाइस देनी है प्रेसिडेंट को, तो जितना भी काम है कि डिप्लोमेट अपॉइंट करने हैं, एम्बेसडर भेजने हैं बाहर, इमरजेंसी लगानी है, तो ये सारा कौन करवाता है? दिस इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको सरकार कहते हैं। राइट। और फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बात कर सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर की तरह एक मिनिस्टर है, सिंपल सा। सिर्फ फर्क ये है कि वो इनमें सुप्रीम जिसको हम कहते हैं वो प्राइम है ना? और उसके बारे में कहा जाता है ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिसको बोला जाता है डी फैक्टो। जबकि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, बट उसकी जो अथॉरिटी है वो नॉमिनल है, डी ज्योर है। इसका मतलब वो सिर्फ कागजों में है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में जिसके पास है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और उसको हम वर्ड यूज करते हैं एक्चुअल को डिफेक्टो, कि जिसके पास असली अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। सो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जी। जो भी पार्टी पावर में होगी ये उसका लीडर होगा, ये पॉलिटिकल हेड होगा। ठीक है जी। अगर इमरजेंसी है तो ही इज मैनेजर इन चीफ। राइट। फॉरेन पॉलिसी बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि वो लीडर है कंट्री का, इसलिए अलग अलग लोगों से वो मिलता है, और उनके अलग अलग जो मेमोरेंडम है वो रिसीव करता है। फिर जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनका नाम यही रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। अगर ये नाम रिकमेंड नहीं करेगा किसी का, तो उसको मिनिस्टर नहीं लगाया जा सकता। फिर उनको जो मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं उनको बोला जाता है पोर्टफोलियो। जो काम की डिवीजन की जाती है, पोर्टफोलियो जाते हैं, वो यही करवाता है, रीशफलिंग करवाना या एलोकेट करवाना। राइट। फिर अगर इसको लगता है कोई मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो ये उसको बोल सकते हैं कि भाई रिजाइन कर दे, या प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि वो रिजाइन नहीं कर रहा, उसको डिसमिस कर दिया जाए। फिर जितनी भी काउंसिल मिनिस्टर की मीटिंग होंगी, उसके डिसीजन होंगे, ये उनको प्रेजाइड करेगा और उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को ये गाइड करता है, डायरेक्शंस देता है, उनको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है, ताकि मंत्रिमंडल ढंग से चल सके, क्योंकि ये प्रधान है उनका। उसके अलावा अगर ये चाहे तो क्या कर सकता है? सारे मंत्रिमंडल को गिरा सकता है। कैसे? बाय रिजाइनिंग। कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया तो मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा, इसका मतलब सरकार खत्म हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, जिसको कहा जाता है। कैबिनेट की मीटिंग बुलानी है तो वो यही बुलाएगा, प्रैक्टिकली तो नहीं, कागजों में यही बुलाएगा। इसको प्राइमस इंटर पेयर्स कहा गया है, यानी कि इक्वल्स लोगों में पहला है, ये फर्स्ट अमंग इक्वल है। ठीक है, बस ये रेफरेंस है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको
फर्स्ट अमंग इक्वल कहा जाता है। उसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग है तो उसके लिए बुलाता है लोगों को, वेन्यू ये डिसाइड करता है, कोई फाइल मंगानी मुझसे वो मंगा सकता है, तो कोऑर्डिनेटर का भी, कंट्रोलर, सारे काम ये करता है। सो दिस वाज समथिंग जो हमें डिस्कस करना था अबाउट द लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।